तो हम बात करते हैं पार्ट 2 की। यार ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 ऑफ व्हाट। यहाँ पे हम अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ की बात कर रहे थे, तो उसके हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से लेके 70 तक की बात कर ली, 170 तक के क्वेश्चंस की बात कर ली। पार्ट 2 में हम 71 से लेके 145 तक के क्वेश्चंस की बात करेंगे। टोटल हमारे पास यहाँ पे 75 क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो हम कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू से पूरा का पूरा महीने का करंट अफेयर कवर हो, और हम जो ऑप्शंस हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो नए पैटर्न के हिसाब से ही करेंगे। देखो इस समय के आपको क्वेश्चन जो होगा सेशन टाइप का, मतलब जो स्टेटमेंट वाले, जो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिससे आपको जो प्रैक्टिस है, जो यूपीएससी नए ट्रेंड में क्वेश्चन पूछ रही है, वो आपको हो। क्वेश्चन नंबर 71 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री इज वर्किंग ऑन अ प्रपोजल टू इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ साइंटिस्ट टू 65। क्या हमारे पास जो टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है वो काम कर रही है जिससे हम क्या कर पाएँ, जो रिटायरमेंट एज है साइंटिस्ट के लिए वो 65 कर पाएँ, जो करंटली 62 है। The proposal to increase the retirement age of scientists is to stem the flight of its top senior scientists to universities and Indian Institute of Technology। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? है ना। जो प्रपोजल क्यों रिटायरमेंट एज को बढ़ाने की बात की जा रही है, टू स्टेम द फ्लाइट ऑफ इट्स टॉप सीनियर साइंटिस्ट टू यूनिवर्सिटीज एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। तो साइंटिस्ट को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भेजने की बात की जा रही है ना। जो साइंटिस्ट जो है छोड़ के कहाँ चले जा रहे हैं, दूसरे टॉप साइंटिस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ या फिर आईआईटीज़ में चले जा रहे हैं, उसको रोकने की बात हो जा रही है। दोनों सही है भाई, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा। बोथ वन स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर वन इज टू स्टेम द फ्लाइट ऑफ इट्स टॉप साइंटिस्ट टू यूनिवर्सिटीज एंड। ओके, यहाँ पे जो ये स्टेम है, स्टेम का मतलब होता है स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 72 है, विथ रेफरेंस टू वर्ल्ड फूड डे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है, वर्ल्ड फूड डे के बारे में पूछा गया है, इनकरेक्ट। वर्ल्ड फूड डे के बारे में क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन 72 है, वर्ल्ड फूड डे की बात करनी है, वर्ल्ड फूड डे के बारे में इनकरेक्ट बात करनी है। तो द थीम ऑफ 2023 वर्ल्ड फूड डे इज वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड। क्या ये सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। वर्ल्ड फूड डे कब बनाया जाता है? 16 अक्टूबर को बनाया जाता है हर साल, ये भी सही है। वर्ल्ड फूड डे कब बनाया जाता है? ये अक्टूबर 16 को मनाया जाता है, और इस बार का जो थीम था, वाटर इज लाइफ एंड वाटर इज फूड। वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज रिसेंटली डिजाइन डबल वॉल्ड कंपोजिट इंसुलेटेड वाटर टैंक फॉर द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ओके, तो विच द फॉलोइंग एंटिटी रिसेंटली डिजाइन डबल वॉल्ड कंपोजिट इंसुलेटेड वाटर टैंक। हमसे क्या पूछा गया, डबल वॉल कंपोजिट इंसुलेटेड वाटर टैंक किसने बनाया है भाई? किसके लिए? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के लिए, टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम फ्रीजिंग इन टॉयलेट्स एंड फ्यूल टैंक। ठीक है, सो हमारे पास जो रेल कोच फैक्ट्री है उसने क्या बनाया है, हमारे पास उधमपुर श्रीनगर, क्योंकि यहाँ पे ऐसी टंकी में क्या होता था, पानी जो था वो लेटरिंग जो रेल की टंकी ऊपर में होती थी उसमें पानी जम जाता था, तो उनको जमने ना देने के लिए इंसुलेटेड, है ना, डबल वॉल्ड कंपोजिट इंसुलेटेड वाटर टैंक बनाया था रेल कोच फैक्ट्री ने बनाया है। क्वेश्चन 74 है, विथ रेफरेंस टू फतह पार्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात करनी है फतह पार्टी की। फतह वॉज फॉर्म्ड इन कुवैत एंड हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट इजराइल। कि जो फतह पार्टी था वो कुवैत में बना था, बिल्कुल सही बात है, एंड ये लड़ाई किया था इसने इजराइल के खिलाफ। यसर अराफत वॉज वन ऑफ द की फाउंडर ऑफ फतह, बिल्कुल सही बात है। एंड फतह करंटली गवर्न दी गाजा स्ट्रिप। क्या फतह पार्टी जो है वो गाजा स्ट्रिप को गवर्न करती है? नो, हमको बच्चे को पता होगा भाई, गाजा स्ट्रिप इज गवर्न बाय हमास। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, कट जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा 74 का बी।
क्वेश्चन नंबर 75 है विथ रेफरेंस टू माले एंड हाले व्हीकल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमको बात करनी है माले एंड हाले व्हीकल्स की, हमसे इनके बारे में पूछा गया है इनकरेक्ट। माले स्टैंड्स फॉर मीडियम अल्टीट्यूड एंड लॉन्ग एंड्योरेंस। क्या माले का मतलब होता है मीडियम अल्टीट्यूड एंड लॉन्ग एंड्योरेंस? बिल्कुल सही बात है। टिपिकली विथ मैक्सिमम टेक ऑफ वेट बिटवीन 450 to 4500 kg। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही है यार। माले मतलब क्या होता है? एम से मीडियम, अल्टीट्यूड, एल मतलब लॉन्ग एंड्योरेंस, है ना। हाले रिफर्स टू हाई अल्टीट्यूड एंड लॉन्ग एंड्योरेंस व्हीकल विच यूजुअली फ्लाई एट एल्टीट्यूड बिलो 20,000 फीट। देखो भाई ये गलत है, बिकॉज ये है ना हाई एल्टीट्यूड है, तो हाई एल्टीट्यूड का मतलब बिलो कैसे होगा? एवव होगा। एवव व्हाट? एवव 50,000, एवव 50,000 and 60,000 feet. दिस इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट तो पूछा, इनकरेक्ट हो जाएगा बी, टू ओनली। क्वेश्चन 76 है विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको आर्टिकल 21 की बात करनी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। आर्टिकल 21 गारंटीज द राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 21 जो है इट प्रोवाइड्स व्हाट? राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ। द राइट टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइस इज एक्सप्लिसिटली मैंशनड इन आर्टिकल 21। क्या आदमी खुद की रिप्रोडक्टिव चॉइस जो है वो ले सकता है? ठीक है, ये तो राइट टू लाइफ के अंदर आ रहा है, बट या एक्सप्लिसिटली ये साफ साफ मैंशनड है आर्टिकल 21 के अंदर? नो, इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मैंशनड यार। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा आर्टिकल करेक्ट हो जाएगा ए, वन ओनली। सो आर्टिकल 21 गारंटीज द राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ या फिर राइट टू लाइफ। क्वेश्चन नंबर 66 है विद रेफरेंस टू गगनयान मिशन। अभी जो गगनयान मतलब चंद्रयान 3 के बाद जो गगनयान मिशन की हम बात करेंगे, है ना, उसके बारे में बात करनी है अपने को। स्पेस में जाएंगे लोग। गगन मीन समथिंग दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? समथिंग दैट इज रिलेटेड टू स्पेस ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द गगनयान प्रोजेक्ट एम टू सेंड अ क्रू ऑफ 3 members टू ऑर्बिट एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर फॉर अ 3-day मिशन। क्या 3 दिन का मिशन होगा? बिल्कुल सही बात है यार। 400 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, बिल्कुल सही बात है यार। 3 मेंबर्स होंगे, ये भी सही बात है। तो 3 members 3 days एंड 400 किलोमीटर्स। 3 members 3 days एंड 400 किलोमीटर्स, ये है गगनयान का। तो द डेजिग्नेटेड लॉन्च व्हीकल फॉर गगनयान 3, okay, sorry, the designated launch vehicle for Gaganyaan mission is LVM-3, that is launch vehicle Mark 3 which consists of a solid, liquid and a cryogenic stage। बिल्कुल सही बात है। ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल, इसमें एक सॉलिड होगा, एक लिक्विड होगा एंड एक क्रायोजेनिक होगा। सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से इसको हम क्या करते हैं? लॉन्च करेंगे गगनयान मिशन को। तो इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है यार। इनकरेक्ट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, दोनों करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा 77 का डी। 78 है विथ रेफरेंस टू अ मनी बिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसकी करनी है? मनी बिल की बात करनी है। हमसे क्या पूछा गया यार? मनी बिल के बारे में करेक्ट पूछा गया है। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर द लोकसभा एंड द राज्यसभा। क्या मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी? नो, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, ओनली इन लोकसभा। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा प्रायर टू द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। जब प्रेसिडेंट इसका रिकमेंडेशन को बोलेगा नहीं भाई आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, फिर ही इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इट इज ओनली इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, ठीक है, नॉट इन द राज्यसभा आल्सो, ठीक है। द राज्यसभा कैन ओनली रिकमेंड अमेंडमेंट इन अ मनी बिल एंड द लोकसभा हैज द फाइनल से। बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में और मनी बिल के रेफरेंस में राज्यसभा को बहुत कम पावर दी जा रही है यार। एंड राज्यसभा कैन ओनली रिकमेंड अमेंडमेंट इन द मनी बिल, है ना, बट फाइनल से जो होगा वो राज्यसभा लोकसभा के हाथ में होगा। अ मनी बिल कैन डील विद टैक्सेशन मैटर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही बात है। मनी बिल का आर्टिकल 110 में यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है कि किसको मनी बिल कहेंगे। तो जो टैक्सेशन मैटर के साथ डील करता है, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के साथ डील करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? मनी बिल बोलेंगे। तो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा बी, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 79 है विद रेफरेंस टू इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA। हमको इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। EIA इज अ प्रोसेस दैट इवेल्युएट द इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट
इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करनी है। EIA इज अ प्रोसेस दैट इवेलुएट द इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल सही बात है यार। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को भाई क्या होता है यार, सपोज कर कोई हमको इंडस्ट्री खोलना है किसी भी ज़मीन पे, तो उस ज़मीन पे जो इंडस्ट्री आएगी उसके बाद उस वातावरण पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके सामाजिक लोगों पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, वहाँ के आर्थिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट को समझना बिफोर द प्रोजेक्ट इज सेटअप इज कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द EIA. EIA assist in identifying potential environmental issues and developing mitigation strategies। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। ये क्या करता है, environmental issues को आइडेंटिफाई करता है एंड ये क्या करता है, डेवलप करता है मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। तो दोनों यहाँ पे सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 80 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमको बात किसकी करनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट टाइप्स की बात करनी है। टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Weak AI include artificial general intelligence and artificial super intelligence where AGI implies a machine। AGI मतलब artificial general intelligence implies a machine with human equivalent intelligence and ASI जिसमें artificial super intelligence होता है it surpasses human intelligence। क्या ये सही है भाई? वीक AI के अंदर हमारे पास क्या क्या आते हैं, क्या वीक AI के अंदर हमारे पास आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस आता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, गलत है। बिकॉज ये जो है ना आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस जो है वो किसके अंदर आते हैं भाई, ये स्ट्रॉन्ग AI के अंदर आते हैं, स्ट्रॉन्ग AI के अंदर आते हैं, वीक AI के अंदर नहीं आते। सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड स्ट्रॉन्ग AI इज नोन एज आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस एंड इट इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ना। ये जो है जो वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया गया था फॉर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इट परफॉर्म व्हाट, इट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो इन कैट हमसे पूछा गया यार, दोनों इन कैट है तो आंसर हो जाएगा 80 का C। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, हाउ मेनी ऑफ पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच। हमसे क्या पूछा गया है, इनमें से कितने पेयर्स जो हैं वो करेक्टली मैच हैं, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो शेड्यूल ट्राइब्स एंड कुछ स्टेट्स की बात करनी है कि ये शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं वो किस स्टेट में पाए जाते हैं, ये हमको मैच करना है। जो खासीज हैं, खासीज तो बच्चे को पता होगा भाई, है ना। खासी है ना, गारो, खासी एंड जयंतिया, दे आर दी ट्राइब्स ऑफ मेघालय। एंड भील ट्राइब जो है वो कहाँ का ट्राइब है भाई, भील जो है वो भी राजस्थान के ट्राइब है। एंड कुकी ट्राइब, देखो भाई कुकी जो है बच्चे को पता है, कुकी जो है जनरली यहाँ पे मणिपुर के अंदर देखने को मिलते हैं। मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इस रीजन में पाया था, छत्तीसगढ़ के नहीं है ये। तो करेक्टली मैच पेयर क्या हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा 81 का B। 82 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है यार NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको NTCA के बारे में क्या पूछा गया है, इनका पूछा गया है। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट ऑफ 1960। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? ये गलत है, बिकॉज इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंदर बनाया गया था। ये स्टैट्यूटरी बॉडी तो है बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय अ लॉ, एंड लॉ कौन सा है भाई, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ओके, and it is entrusted with approving the tiger conservation plan prepared by the state government। क्या टाइगर कंजर्वेशन प्लान जो है उसको स्टेट गवर्नमेंट बनाती है भाई? बिल्कुल सही बात है। एंड याद रखना जो NTCA है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करती है। ठीक है, वो जो टाइगर कंजर्वेशन प्लान बना रही है स्टेट गवर्नमेंट, उसको ये देखता है अप्रूव करना है कि नहीं करना है। तो इनकट हमसे यहाँ पे पूछा गया है, इनकट हो जाएगा ओनली वन ओनली फर्स्ट नंबर का। क्वेश्चन नंबर 83 है, विद रेफरेंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS की बात करनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम की बात करनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की बात करनी है, हमसे करेक्ट पूछा गया है।
सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम इज एक्सक्लूसिवली फॉर सर्विंग एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को कवर करता है? क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? ना। देखो ये सर्विंग एम्प्लॉयज़ को तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ साथ जो पेंशनियर्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं उनको भी ये मिलता है यार। CGHS बेनिफिशरीज आर रजिस्टर्ड टू अंडरगो ट्रीटमेंट एट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ओनली। नो, यहाँ पे गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, ठीक है ना, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों जगह ये कवर होता है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉट 2, आंसर हो जाएगा 83 का डी। 84 है विथ रेफरेंस टू द नेशनल फिल्म अवार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेशनल फिल्म अवार्ड की बात करनी है। द नेशनल फिल्म अवार्ड वॉज फर्स्ट गिवन आउट इन 1972। कि जो नेशनल फिल्म अवार्ड है पहली बार 1972 में दिया गया था। नो, इट इज़ फर्स्ट गिवन इन 1954। The award have 3 sections: features, non features and best writing on cinema। क्या ये स्टेटमेंट सही है यार? क्या इसके 3 फीचर्स होते हैं? बिल्कुल सही बात है। जूरी ऑफ दिस अवार्ड इंक्लूड ओनली इंडिविजुअल्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ सिनेमा। ऐसा नहीं है यार, देखो एक्सट्रीम वर्ड है तो गलत तो होगा ही, मैक्सिमम चांसेस हैं, बट यहाँ पे इंडिविजुअल्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ सिनेमा तो होते ही होते हैं, बट उसके साथ साथ हमारे पास ह्यूमैनिटीज़ फील्ड से भी कुछ लोग होते हैं, आर्ट्स से भी होते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 1, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 85 है, मैच द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विद दी और विद इट्स शॉर्ट टाइटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन 85 क्या है, मैच द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विद इट्स शॉर्ट टाइटल। ठीक है, हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को उनके टाइटल के साथ जोड़ना है। तो SDG 14 क्या है यार? SDG 14 क्या है? SDG 14 मीन्स लाइफ बिलो वाटर, बिल्कुल सही बात है। SDG 7 क्या है? SDG 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। SDG 2 क्या है? जीरो हंगर। ठीक है, SDG 2 क्या है? जीरो हंगर। SDG 7 क्या है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। SDG 14 क्या है? लाइफ बिलो वाटर। देखो याद रखने का, पानी के बचाव के लिए है ना, मैराइन लाइफ के साथ आपको कोई भी चीज़ आ रही तो आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हो मेंस में कि SDG 14 जो है ना, जब बात करता है लाइफ बिलो वाटर की है ना, तो उसके लिए हमारे पास है ना बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने बहुत ज़रूरी हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा D। 1 का A होगा। SDG 7 मतलब अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। SDG 2 मतलब जीरो हंगर। क्वेश्चन नंबर 86 है। क्वेश्चन नंबर 86 है, विथ रेफरेंस टू नागापट्टिनम एंड कांके सथुराई फेरी सर्विस जो कि लॉन्च हुआ था इंडिया श्रीलंका के बीच में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नागापट्टिनम एंड कांके सथुराई के बारे में हमसे पूछा गया है, इनकरेक्ट बताना है। इट इम्प्रूव कोऑपरेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। कि डिजास्टर मैनेजमेंट को और मैरीटाइम सिक्योरिटी को इम्प्रूव करेगा भाई, बिल्कुल सही बात है। द फेरी सर्विस एम टू स्ट्रेंथन कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सिविलाइजेशनल टाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। बिल्कुल सही बात है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सिविलाइजेशन टाइज को इम्प्रूव करेगा। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 87 है, ऑन हुज रिकमेंडेशन डज द गवर्नमेंट डिसाइड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया। जो MSP डिसाइड करती है गवर्नमेंट, तो किसके रिकमेंडेशन पे डिसाइड करती है? तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो है ना, उसके बेसिस पे यहाँ पे हमारे पास क्या करती है गवर्नमेंट? डिसाइड करती है क्या? MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको CACP के रिकमेंडेशन पे, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द थर्ड बेल्ट एंड रोड फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन बीजिंग चाइना। हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट पूछा गया है रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग द थर्ड बेल्ट एंड रोड फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन बीजिंग एंड चाइना। ओके, थर्ड बेल्ट एंड रोड फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन बीजिंग एंड चाइना में जो हुआ उसके बारे में करेक्ट बताना है। प्राइमरली फोकस ऑन मिलिट्री कोऑपरेशन अमॉन्ग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कंट्रीज। क्या ये सही है भाई कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पे ये मिलिट्री कोऑपरेशन करता है? नो, ये क्या करता है यार? हाँ, ये क्या करता है? ये फोकस करता है ऑन इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एंड
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ये फोकस करता है। The forum was held to discuss the Belt and Road Initiative, Economic and Infrastructure Development। बिल्कुल सही बात है। ये जो फोरम हुआ था थर्ड बेल्ट एंड रोड फोरम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ था उसको एक्सेस करने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पे हुआ था बीजिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 89 है विद रेफरेंस टू MQ-9B अनआर्म्ड एरियल व्हीकल। UAV जो है MQ-9B अनआर्म्ड एरियल व्हीकल, MQ-9B अनआर्म्ड एरियल व्हीकल के बारे में हमसे क्या पूछा गया है? MQ-9B के बारे में हमसे करेक्ट पूछा गया है। MQ-9B हैज़ नो वेरिएंट्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई कि इसके कोई वेरिएंट्स नहीं होते? वो गलत है भाई, इसके 2 वेरिएंट्स होते हैं, है ना। कौन कौन से? स्काई गार्जियन एंड सी गार्जियन। स्काई गार्जियन एंड सी गार्जियन, ये 2 वेरिएंट्स हैं हमारे पास MQ-9B के। It is designed to fly over the horizon via satellite for up to 40 hours। ये जो MQ-9B UAV है वो होराइजन के ऊपर चल सकता है up to 40 hours and it cannot integrate into civil air space। नहीं भाई, ये आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं? सेफली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं विद द सिविल एयर स्पेस। तो ये गलत बोल रहा है, ये भी गलत बोल रहा है। हमसे करेक्ट पूछा तो ओनली 1 इज इनकरेक्ट, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 90 है विद रेफरेंस टू जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। हमको पूछा गया है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमसे क्या पूछा गया है भाई? इनकरेक्ट पूछा गया है। ओके, तो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इनकरेक्ट बताना है। जनरेटिव AI कैन ओनली जनरेट टेक्स्ट। क्या ये जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट जनरेट कर सकता है? नो, बहुत सारे तरह के डाटा जनरेट कर सकता है भाई, नॉट ओनली टेक्स्ट, है ना। वॉइस भी जनरेट कर सकता है। AI मॉडल, जनरेटिव AI मॉडल लर्न्स पैटर्न एंड स्ट्रक्चर फ्रॉम ट्रेनिंग डाटा टू जनरेट न्यू डाटा। हाँ, क्या ये जो है ट्रेनिंग डाटा से जनरेट करता है न्यू डाटा? क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, बिल्कुल सही है, बिकॉज ये लर्न करता है पैटर्न एंड स्ट्रक्चर फ्रॉम दी ट्रेनिंग डाटा, जिससे वो क्या करता है? नए डाटा जनरेट करता है। तो इनकट हमसे पूछा गया है, इनकट हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 91 है विद रेफरेंस टू नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग NMNF की बात करनी है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के ऊपर के विथ रेफरेंस टू व्हाट? नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर विथ रेफरेंस टू नेचुरल, ओके, विथ रेफरेंस टू नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। हमको नेचुरल फार्मिंग की बात करनी है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, इट मोटिवेट्स फार्मर टू अडॉप्ट केमिकल फ्री फार्मिंग एंड एनहांस द रीच ऑफ नेचुरल फार्मिंग। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। ये केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग करने की बात करता है एंड ये एनहांस करता है द रीच ऑफ नेचुरल फार्मिंग को। NMNF एम्स टू एनकरेज द यूज़ ऑफ लोकली प्रोड्यूस काउ बेस्ड इनपुट। क्या यहाँ पे हम लोकली प्रोड्यूस काउ बेस्ड इनपुट को यूज़ करने की बात करते हैं? बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF की बात करनी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। इट प्रोवाइड इमरजेंसी लोन टू मेंबर कंट्रीज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स। बिल्कुल सही बात है यार। सेकेंड स्टेटमेंट है इट मॉनिटर ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंडक्ट रेगुलर हेल्थ चेकअप और हेल्थ चेक्स ऑफ मेंबर कंट्री पॉलिसी एंड एडवाइस ऑन पॉलिसी एडजस्टमेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। ये क्या करता है? कंडक्ट करता है रेगुलर हेल्थ चेक्स फॉर दी व्हाट? फॉर कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसी ठीक से चल रहे हैं कि नहीं, और कुछ दिक्कतें हुई तो उसको क्या करते हैं? एडवाइस भी करते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एडवाइस भी करता है। IMF रिसोर्स मेनली कम फ्रॉम द कैपिटल सब्सक्रिप्शन पेड बाय मेंबर कंट्रीज व्हेन दे बिकेम द मेंबर। बिल्कुल सही बात है। इसका जो मेन रिसोर्स है वो कहाँ से आता है भाई? जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है जब आप IMF के मेंबर बनते हो, वहाँ से पैसा देते हैं कि किसी को लोन चाहिए, किसी को, है ना, इमरजेंसी में काम पड़ गया तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा C, ऑल 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93 है विथ रेफरेंस टू साखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट। हमको बात करनी है इनकरेक्ट की। साखारोव प्राइज जो कि फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए दिया जाता है, उसके बारे में हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। The Sakharov Prize was first awarded in 1988 to Nelson Mandela and Anatolia Martynenko। क्या ये सही है भाई?
पहली बार इसको कब दिया गया था? पहली बार इसको कब दिया गया था? 1988 में दिया गया था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। किसको दिया गया था? नेल्सन मंडेला को, एनाटोली मार्केनेको को दिया गया था। द प्राइज इज गिवन बाय द यूरोपियन यूनियन टू ऑनर साइंटिफिक अचीवमेंट। क्या ये प्राइज को यूरोपियन यूनियन देता है फॉर साइंटिफिक अचीवमेंट? नो। साफ साफ समझ आ रहा है, इट इज़ फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट, और फ्रीडम ऑफ थॉट है ना। सो इट इज़ नॉट फॉर साइंटिफिक, इट इज़ फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रीडम ऑफ थॉट। कट हमसे पूछा है, इन कट हमसे पूछा गया है यार, इन कट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 94 है, विद रेफरेंस टू अर्थक्वेक्स एंड टेक्टोनिक प्लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात करनी है अर्थक्वेक्स एंड टेक्टोनिक प्लेट्स की। अर्थ लिथोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। कि अर्थ को जो लिथोस्फीयर है वो टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ है। बिल्कुल सही बात है यार। अर्थक्वेक अकर व्हेन ब्लॉक्स ऑफ लिथोस्फीयर सडनली स्लिप पास्ट वन अनदर। बिल्कुल सही बात है। द पॉइंट ऑन द अर्थ सर्फेस डायरेक्टली अबव द अर्थक्वेक इज कॉल्ड द फोकस। नो, देखो इज कॉल्ड एपीसेंटर। जहाँ से ओरिजिनेट करता है उसको क्या बोलते हैं? फोकस या फिर हाइपोसेंटर। एंड एपीसेंटर इज ऑन द सरफेस। एपीसेंटर इज ऑन द सरफेस, जहाँ पे वो जस्ट अबव द फोकस। सो दिस इज नॉट फोकस बट इट इज एपीसेंटर। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली टू, आंसर जाएगा 94 का बी। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द नॉर्थ ईस्ट मानसून कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात करनी है नॉर्थ ईस्ट मानसून की। सपोज करो ये इंडिया हो गया भाई, है ना, ये इंडिया हो गया, तो ये साउथ वेस्ट मानसून इधर से आता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून इधर से आता है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करनी है। द नॉर्थ ईस्ट मानसून इज एसोसिएटेड विद द साउथवर्ड मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन और कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कि यहाँ पे साउथवर्ड मूवमेंट होता है यार। हाँ बिल्कुल सही बात है यार, साउथवर्ड मूवमेंट होगा तभी तो लो प्रेशर नीचे आता है। लो प्रेशर की वजह से ये अट्रैक्ट करता है भाई हाई प्रेशर मानसून्स को। एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। बिकॉज ये नॉर्थ ईस्ट है तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून एक्सिबिट वेरी और हाई वर्टिकल एक्सटेंट एंड हैवी रेनफॉल। नो, ये रिलेटिवली ड्राई होता है भाई एज कम्पेयर टू, है ना, इट इज़ रिलेटिवली ड्राई एज कम्पेयर टू साउथ वेस्ट मानसून। बिकॉज यहाँ पे बारिश हो चुकी है, उतना मॉइस्चर ये रख नहीं पाता, इसलिए थोड़ा ड्राई होता है यार। तो इनकट हमसे पूछा तो ओनली वन इज इन, मतलब एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे इनकट है जो कि थर्ड स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 96 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गगनयान मिशन। हमने देखा गगनयान के लिए 3 और हमारे पास 4 की फॉर्मूला याद रखना चाहिए, है ना। 3 मेंबर जाएंगे, 3 दिन के लिए जाएंगे एंड 400 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, है ना। टू सेंड 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू द लो अर्थ ऑर्बिट। बिल्कुल सही बात है यार। टू ब्रिंग द एस्ट्रोनॉट बैक सेफली टू द अर्थ, ये भी सही है। टू लैंड द एस्ट्रोनॉट इन आइदर द बे ऑफ बंगाल और द अरेबियन सी। क्या यहाँ पे बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी में सेफली लैंड करने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू द मून सरफेस, ना यहाँ पे मून की बात नहीं हो रही, यहाँ पे गगनयान की बात है ना। गगन मीन समथिंग दैट इज रिलेटेड टू स्पेस, तो यहाँ पे स्पेस में भेज रहे हैं 3 लोगों को। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट तो पूछा है। क्वेश्चन नंबर 97 है, विद रेफरेंस टू नमो भारत ट्रेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमको बात करनी है नमो भारत ट्रेन की। नमो भारत ट्रेन के बारे में हमसे करेक्ट पूछा गया है। नमो भारत इज इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। क्या इंडिया का पहला RRTS है नमो भारत? हाँ, क्या इंडिया का पहला RRTS है? बिल्कुल सही बात है, मतलब रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में नमो भारत पहला है ऐसा यार। RRTS aim to provide high speed train for intercity communicating और high speed train for intercity commuting with a design speed of 180 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सही बात है, जो नमो भारत है वो हाई स्पीड ट्रेन है जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। करेक्ट हमसे पूछा तो दोनों यहाँ पे करेक्ट है यार। क्वेश्चन नंबर 98 है, विद रेफरेंस टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हमको बात करनी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। द वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर डिजाइंड The World Heritage Site are designed by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization। बिल्कुल सही बात है। यूनेस्को ने हमारे पास क्या किया था? यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिज़ाइन किया था।
अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट मस्ट बी अ यूनिक लैंडमार्क विथ कल्चरल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक और अदर फॉर्म ऑफ सिग्निफिकेंस। बिल्कुल सही बात है। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इट मस्ट बी अ यूनिक लैंडमार्क विथ कल्चरल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक एंड अदर फॉर्म ऑफ सिग्निफिकेंस। बिल्कुल सही बात है यार। इटली हैज़ द मोस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट विथ 59 सेलेक्टेड एरियाज। क्या ये सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल सही बात है। देखो, इटली के अंदर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें कितने हैं हमारे पास? 59 है यार। दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट इटली के अंदर है। तो इनकट हमसे पूछा, इनकट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा नन। क्वेश्चन नंबर 99 है, विद रेफरेंस टू द टर्म OTT विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। जो OTT प्लेटफॉर्म्स है लाइक दी अमेजोन प्राइम, हॉट है ना, नेटफ्लिक्स, ये सब OTT प्लेटफॉर्म्स, इनके बारे में हमको बात करनी है, इनके बारे में हमको इनकट बताना है। इट रेफर्स टू टेक्नोलॉजी डिलीवरिंग स्ट्रीमिंग और स्ट्रीम कंटेंट नोन एज ओवर द टॉप। OTT का मतलब क्या होता है? ओवर द टॉप होता है क्या? स्ट्रीमिंग कंटेंट मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। OTT मीडिया सर्विस रिलाई ऑन केबल, ब्रॉडकास्ट एंड सैटेलाइट टेलीविजन प्लेटफॉर्म्स। के सैटेलाइट प्लेटफॉर्म से रिलाई करते हैं? नो। जो OTT सर्विस है, इट बाईपास द ट्रेडिशनल टीवी प्लेटफॉर्म। सो ये इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इट बाईपास द ट्रेडिशनल टीवी प्लेटफॉर्म। यहाँ पे सेटेलाइट का कोई इस्तेमाल नहीं होता, इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जगह ऑन, सॉरी इनकट हमसे पूछा गया यार। यहाँ पे मत ध्यान देखो, यहाँ पे ध्यान दिया करो, और यहाँ पे गोला मत लगा करो, यहाँ पे करेक्ट लगा करो। यहाँ पे गोला जहाँ पे लगाना है वहाँ पे गोला लगा के दिखना है, ठीक है ना। तो इनकट हमसे पूछा है, इनकट जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 100 है, दी मैलीमैथ कमिटी वॉज फॉर्म टू रिकमेंड द रिफॉर्म्स टू। ठीक है, तो मैलीमैथ कमिटी क्यों बनाया गया था? रिफॉर्म्स कहाँ में लाने के लिए? तो इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमारे पास रिफॉर्म लाने के लिए, है ना। जो मैलीमैथ कमिटी था उसको बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कि हमारे पास जो इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें हम क्या कर पाएँ? रिफॉर्म्स ला पाएँ। क्वेश्चन नंबर 101 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ दिस प्लेसेस ऑफन सीन द न्यूज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हमको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है मैप के अंदर इन चीज़ों को। तो हमको बात करनी है गाजा स्ट्रिप की, वेस्ट बैंक की एंड गोल्डन हाइट्स की। तो इसको मैप में देख लेते हैं, उसके बाद अरेंज करेंगे इनको। तो ये मैप में ये है गोल्डन हाइट्स, ये है वेस्ट बैंक, ये है गाजा स्ट्रिप। तो अगर हमको नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे अरेंज करना है, उससे ऊपर में यहाँ पे गोल्डन हाई आ जाएगा, जो कि किसके किसके बीच में है? इजराइल सीरिया के बीच में है ना। तो गोल्डन हाइट सबसे ऊपर में है। उसके बाद हमारे पास कौन होगा भाई? वेस्ट बैंक, उसका नाम है, ऐसा नहीं कि ये वेस्ट में है, ठीक है। ये है गाजा स्ट्रिप। तो ये हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ से ऊपर में गोल्डन हाइट्स, फिर वेस्ट बैंक, फिर गाजा स्ट्रिप। आंसर क्या होगा? 101 का बी। 102 है, पेंट ब्रश शिफ्ट रिसेंटली इन न्यूज़ इज। ठीक है ना, तो पेंट ब्रश शिफ्ट हमारे पास न्यूज़ में था, है ना। सॉरी, पेंट ब्रश स्विफ्ट हमारे पास न्यूज़ में था। क्या न्यूज़ में था भाई? पेंट ब्रश स्विफ्ट जो था वो न्यूज़ में था। वो क्या है? एक बटरफ्लाई की स्पीसीज़ है ना। ये क्या है भाई? एक बटरफ्लाई की स्पीसीज़ है जो कि वेस्टर्न हिमालयाज में देखने को मिलता है, पेंट ब्रश स्विफ्ट। जो पेंट ब्रश स्विफ्ट है वो क्या है? एक बटरफ्लाई की स्पीसीज़ है जो कि हमको कहाँ पे देखने को मिलता है ना। हिमाचल, मतलब हिमालयाज के अंदर देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश के जनरली यहाँ पे चंबा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे खोजा गया था, पाया गया था पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई है, याद रखना ये। क्वेश्चन 103 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर बैंड और कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। हमको बात किसकी करनी है? कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी की बात करनी है। इसके बारे में हमसे क्या पूछा गया है? कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी के बारे में इनका पूछा गया है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, इट इज़ अ मल्टीलैटरल ट्रीटी टू बैन न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजन फॉर बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पस। तो यहाँ पे सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पस दोनों के लिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बैन किया गया है। क्या इसको? क्या ये सही है भाई? बिल्कुल सही बात है ना। यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट को बैन किया गया है बिकॉज ऑफ द सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पस। बोथ ईरान एंड इजराइल हैव साइन एंड रेटिफाइड द ट्रीटी। नो, ईरान एंड इजराइल ने अभी तक इसको क्या नहीं किया है? साइन नहीं किया है, ठीक है। 187 कंट्रीज है जिन्होंने साइन एंड रेटिफाई किया है, बट यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी कंट्रीज हैं भाई? चाइना हो गया, इजिप्ट हो गया, ईरान हो गया, इजराइल होगा, यूएस होगा। ये 5 ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक
साइन तो किया है बट रेटिफाई नहीं किया है, सो दिस इज इनकरेक्ट यार। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ द टीटी, क्या इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है भाई? बिल्कुल सही बात है, इंडिया और पाकिस्तान इसको साइन ही नहीं किया है। इन्होंने साइन तो किया है बट रेटिफाई नहीं किया है, ठीक है। सो 103 का आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। इंडिया ने और पाकिस्तान ने तो साइन तो किया है बट इसको रेटिफाई नहीं, साइन भी नहीं किया है। 104 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट उद्भव। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था भाई, प्रोजेक्ट उद्भव की बात करनी है, इनका बताना है प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में। इट इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, इट इज़ द कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। कि ये सही है भाई, बिल्कुल सही बात है। जो प्रोजेक्ट उद्भव है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, है ना, इसमें हम क्या करना चाहते हैं, जो इंडिया का जो प्राउड पुराने समय के जो हमारे पास स्टेट क्राफ्ट है ना, उसको क्या करना चाहते हैं, है ना, जो स्टेट क्राफ्ट है एंड स्ट्रेटेजिक थॉट्स थे हमारे पुराने समय में मिलिट्री पर्पस के लिए, उसको रीडिस्कवर करने की बात करते हैं हम। ओके, एंड ये कोलैबोरेशन है किसका? इंडियन आर्मी का विद द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यूएसआई के साथ। एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू सिंथेसाइज एंशिएंट विजडम विद कॉन्टेम्प्रेरी मिलिट्री सर्विस। बिल्कुल सही बात है, मतलब कॉन्टेम्प्रेरी मिलिट्री प्रैक्टिस को हम एशियन प्रैक्टिस के साथ, एशियन थॉट्स के साथ मिक्स करने की बात कर रहे हैं। इनकट पूछा है भाई, इनकट कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 105 है, विथ रेफरेंस विच ऑफ द कंट्रीज डज कोसोवो डू नॉट शेयर इट्स बॉर्डर। तो कोसोवो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था यार, तो कोसोवो किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, ये हमसे पूछा गया था। तो कोसोवो की बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लेते हैं। तो ये हमारे पास कोसोवो हो गया, ये बॉर्डर शेयर करता है विद सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, नॉर्थ मैसिडोनिया। तो ये हमारे पास 4 ऐसे हमारे पास कंट्रीज जिनके साथ हमारे पास बॉर्डर शेयर करता है कोसोवो, ठीक है। यूरोप में कहाँ पे है? यहाँ पे है कोसोवो। तो सर्बिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बिल्कुल सही बात है। मॉन्टेनेग्रो के साथ भी शेयर करता है बॉर्डर, नॉर्थ मैसिडोनिया के साथ भी। क्रोएशिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता कोसोवो। क्वेश्चन नंबर 106 है, विच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन। हमको बात किसकी करनी है? वियना कन्वेंशन की बात करनी है। वियना कन्वेंशन ऑन व्हाट? वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन। It was adopted in 1961 during the United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities held in Vienna, Austria। क्या ये सही है भाई? जो वियना कन्वेंशन था वो 1961 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। एक कॉन्फ्रेंस था यूनाइटेड नेशन का जिसका नाम था डिप्लोमेटिक इंटरकोर्स एंड इम्यूनिटीज़ हेल्ड इन, जो कि हुआ है वियना ऑस्ट्रिया के अंदर, उसके अंडर हुआ था। This treaty applies only to diplomats who are present in the country under the authority of chief of the diplomatic mission। क्या ये जो कन्वेंशन है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेट्स के लिए अवेलेबल है? नो, इट इज़ फॉर बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन पर्सनल, नॉट ओनली टू डिप्लोमेट। मिलिट्री एंड सिविलियन पर्सनल के लिए भी एप्लीकेबल है। एनी पर्सन वर्किंग एज डिप्लोमेट कैन नॉट बी डिटेन और अरेस्टेड। बिल्कुल सही बात है यार, इसके अंदर कोई भी पर्सन अगर डिप्लोमेट का काम कर रहा है उसको डिटेन नहीं कर सकते, उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो इनकट हमसे पूछा गया है, इनकट जाएगा ओनली 1, आंसर जाएगा 16 का ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू ग्लोबल कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स प्रपोजल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो हमको बात किसकी करनी है? ग्लोबल कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स की बात करनी है। इसकी जो प्रपोजल था, है ना, ग्लोबल कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स के प्रपोजल की बात करनी है। हमसे क्या पूछा गया है? इनकैट पूछा गया है। द प्रपोजल एम्ड
to encourage tax motivated profit shift and tax base erosion by multinational corporation। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? ये गलत है, बिकॉज ये जो प्रपोजल था मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स वाला, ग्लोबल कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स वाला प्रपोजल था, ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? इट इज डिजाइन टू एनकरेज व्हाट, जो टैक्स मोटिवेटेड प्रॉफिट शिफ्टिंग था ना, है ना, जो हमारे पास टैक्स इवेजन होता था बहुत सारे कंट्रीज में, ज़्यादा टैक्सेस की वजह से वो टैक्स हेवन की तरफ शिफ्ट होते थे, उसको रोकने के लिए, है ना, इसको लाया गया था। सो इट इज़ टू डिस्करेज व्हाट, इट इज़ टू डिस्करेज टैक्स मोटिवेटेड प्रॉफिट शिफ्टिंग, जिसमें काइमन आइलैंड का जो कॉन्सेप्ट है वो। सो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज नॉट टू एनकरेज टैक्स मोटिवेटेड प्रॉफिट शिफ्टिंग, इज टू डिस्करेज। ओके, इट इज फॉर डिस्करेजमेंट ऑफ दिस टैक्स मोटिव प्रॉफिट शिफ्टिंग। The proposal was introduced by the Organization for Economic Cooperation and Development 2021। क्या OECD ने इसको इंट्रोड्यूस किया था? बिल्कुल सही बात है भाई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसको इंट्रोड्यूस किया 2021 के अंदर। करेक्ट हमसे नहीं, इन कट हमसे पूछा गया है, इन कट हो जाएगा ओनली 1, है ना। 107 का आंसर हो जाएगा ए। 108 है विथ रेफरेंस टू अंटार्कटिक क्रिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात की गई है अंटार्कटिक क्रिल की बात करनी है। अंटार्कटिक क्रिल आर स्मॉल श्रिम्प लाइक मैराइन क्रस्टेशियन फाउंड इन दी वाटर सराउंडिंग अंटार्कटिका। क्या ये अंटार्कटिका में पाए जाते हैं? क्या ये अंटार्कटिका में पाए जाते हैं भाई? बिल्कुल सही बात है यार। They are a keystone species in Southern Ocean, serving as a, है ना, प्राइमरी फूड सोर्स फॉर वेरियस मैराइन क्रिएचर्स इंक्लूडिंग व्हेल्स, सील्स एंड पेंगुइन। बिल्कुल सही बात है। एंटार्कटिक क्रिल्स को आप रिलेट कर लेना फाइटोप्लैंक्टन से, ठीक है ना। फाइटोप्लैंक्टन से छोटे छोटे जो श्रिम्प लाइक मैराइन स्पीसीज हैं उससे थोड़े बड़े होते हैं, बट हाँ उससे छोटे छोटे जैसे होते हैं, जिनको कौन खाते हैं? बड़े बड़ी मछलियाँ खाती हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? साउदर्न ओशियन के अंदर, जो अंटार्कटिका को सराउंड करता है उसको क्या बोलते हैं? साउदर्न ओशियन बोलते हैं। एंड क्या ये वल्नरेबल के अंदर आते हैं IUCN रेड लिस्ट में? नो, दिस कम्स अंडर लीस्ट कंसर्न यार, है ना, ये लीस्ट कंसर्न के अंदर आते हैं, वल्नरेबल के अंदर नहीं आते। तो हमसे करेक्ट पूछा गया है तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 का बी। 109 नंबर क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू गाजा स्ट्रिप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो बच्चे को पता था अक्टूबर मंथ में हमारे पास कि इजराइल का जो वॉर था बहुत ज़्यादा चर्चित था, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे पूछा गया है। तो गाजा स्ट्रिप की बात करनी है अपने को। द गाजा स्ट्रिप इज लोकेटेड ऑन द मेडिटेरियन कोस्ट बॉर्डर्ड बाय इजराइल एंड इजिप्ट। क्या गाजा स्ट्रिप को ऊपर की तरफ यहाँ पे इजराइल ने बॉर्डर किया, नीचे की तरफ इजिप्ट ने बॉर्डर किया? बिल्कुल सही बात है। यूनाइटेड नेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड द गाजा स्ट्रिप एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। क्या यूनाइटेड नेशन इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट के फॉर्म में रिकॉग्नाइज करता है? नहीं करता यार, है ना। इसको वो मानती है एक पैलेस्टीनियन टेरिटरी का पार्ट मानती है यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड नेशन। तो हमसे क्या पूछा गया? कैट पूछा गया, कैट जाएगा 1 ओनली। 110 है अरेंज दी फॉलोइंग सिटीज ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। देखो भाई यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ नहीं पूछा है, नीचे से ऊपर की तरफ अरेंज करना है, साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना है। कुछ हमारे पास साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात की जा रही है। तो सिंगापुर, जकार्ता, मनीला, नायपीडिवा, ये सब चीज़ की बात करनी है हमने को। तो मैप में देख लेते हैं। तो इसमें देखना, यहाँ पे जकार्ता है, यहाँ पे सिंगापुर है, यहाँ पे मनीला है ना। मनीला इज़ द कैपिटल ऑफ व्हाट? फिलीपींस। सिंगापुर इज़ द कैपिटल ऑफ मलेशिया एंड जकार्ता इज़ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है। और उसके ऊपर हमारे पास क्या है? न्यायपाइदव, सबसे ऊपर है भाई न्यायपाइदव। न्यायपाइदव क्या है हमारे पास? न्यायपाइदव जो हमारे पास कैपिटल ऑफ क्या है? कैपिटल ऑफ म्यांमार। ओके, सबसे नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग बात करनी है, साउथ से नॉर्थ। तो सबसे साउथ में जकार्ता, फिर सिंगापुर, फिर मनीला एंड फिर न्यायपाइदव। सो सबसे नीचे में क्या बात करेंगे भाई हम लोग? सबसे पहले बात करेंगे जकार्ता की, फिर सिंगापुर की, फिर मनीला की बात करेंगे, एंड देन हम बात करेंगे न्यायपाइदव की बात करेंगे। हमसे करेक्ट पूछा गया है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? 3, फिर 4, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 1। तो आंसर हो जाएगा 110 का सी। 111 है विथ रेफरेंस टू फसाई रिकमेंडेशन ऑन QR कोड फॉर फूड प्रोडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको बात करनी है फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के QR कोड की बात करनी है, जो कि फूड प्रोडक्ट में देनी जरूरी है, उसके बारे में हमारे पास करेक्ट बताना है।
जो फसाई का रिकमेंडेशन था कि हाँ हर फूड आइटम आपको QR कोड देना है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना है अपने को। इट इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग एक्सेसिबिलिटी टू इन्फॉर्मेशन फॉर पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटी, है ना। क्या विजुअल डिसेबिलिटी वाले पर्सन में यहाँ पे क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की बात करता है। बिल्कुल सही बात है। जिनको छोटे छोटे दिख नहीं रहा है उसको बड़ा करके QR में बड़ा सा दिखेगा यार। The right of person with disability Act 2016 emphasized the promotion of or the promotion for health for person with disability and recognize their rights। बिल्कुल सही बात है। The right of person with disability जो है उनके rights को रिकॉग्नाइज करता है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2। 112 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सी कुकुम्बर। हमको बात किसकी करनी है यार, हमको बात करनी है सी कुकुम्बर की। सी कुकुम्बर के बारे में हमको करेक्ट पूछा गया है। सी कुकुम्बर बिलोंग टू एकिनोडर्म ग्रुप विच ऑल्सो इंक्लूड स्टारफिश एंड सी अर्चिन। क्या इकाइनोडर्म से बिलोंग करता है, बिल्कुल सही बात है यार, है ना, जिसमें स्टारफिश एंड सी अर्चिन आते हैं। बट जैसे कुकुम्बर जैसे रहता है ऐसे गोल सा ऐसे। इकाइनोडर्म्स एनिमल का मेंबर है, एनिमेलिया का इकाइनोडर्म्स, ठीक है। दिस इज करेक्ट। दे एक्सिबिट ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो, है ना। सी कुकुम्बर के अंदर सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों देखने को मिलता है। सी कुकुम्बर आर प्रोहिबिटेड स्पीसीज एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, नो, दे आर प्रोहिबिटेड अंडर शेड्यूल 1। ओके, तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली 1, आंसर हो जाएगा 112 का ए। 113 है विच प्लेस होल्ड द रिकॉर्ड एज द लोएस्ट एलिवेशन इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का लोएस्ट एलिवेशन क्या है, लोएस्ट एलिवेशन इन नॉर्थ अमेरिका। देखो भाई हमारे पास जो बैड वाटर बेसिन है ना, वो लोएस्ट एलिवेशन करता है अराउंड 282 फीट बिलो द सी लेवल, है ना, बैड वाटर बेसिन। ओके, 114 है विथ रेफरेंस टू नल्लूर कंदस्वामी कोविल। हमको बात किसी करनी है, नल्लूर कंदस्वामी कोविल की बात करनी है। नल्लूर कंदस्वामी कोविल न्यूज़ में थे इसलिए पूछना है इसके बारे में। तो इनका पूछा गया है द प्रिसाइडिंग डिटी इज लॉर्ड शिवा। क्या नल्लूर कंदस्वामी कोविल के अंदर जो प्रिसाइडिंग डिटी है वो लॉर्ड शिवा है क्या, नो, लॉर्ड मुर्गन यहाँ पे भगवान है। एंड मुर्गन किसके अवतार हैं भाई, कार्तिकेय के। सो द प्रिसाइडिंग डिटी इज लॉर्ड मुर्गन विच इज एन अवतार ऑफ कार्तिकेय और कार्तिकेय। द टेम्पल इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका। बिल्कुल सही बात है यार, नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका के अंदर है। हमसे इनकट पूछा गया है, इनकट हो जाएगा 1 ओनली। 115 है विथ रेफरेंस टू द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट। देखो भाई 2022 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और अक्टूबर 2023 में भी न्यूज़ में आया था भाई। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट के बारे में बात करनी है, 2022 में आया था ये, करेक्ट हमसे पूछा गया है। तो 2022 में आया था लेकिन 23 में क्वेश्चन यूपीएससी ने नहीं पूछा, तो हाँ 23-24 में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट के बारे में करेक्ट हमको बताना है। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट, द एक्ट एक्सप्लिसिटली मेंशन द कलेक्शन ऑफ डीएनए सैंपल एंड फेस मैचिंग प्रोसीजर। यहाँ पे डीएनए कलेक्शन की बात होती है ना, होती तो है बट ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करती कि हाँ डीएनए कलेक्ट कर सकते हैं एंड फेस मैचिंग कर सकते हैं। द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनलाइजिंग द स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। एसओपी को कौन देखता है भाई, एनसीआरबी देखता है क्या, बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बी। 115 का आंसर हो जाएगा बी। 116 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। हमको बात किसी करनी है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बात करनी है। एंड कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ये क्या रिलीज़ करता है, याद रखना, ये WPI रिलीज़ करता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ, छोड़ो यार क्या रिलीज़ करता है, छोड़ो, वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स WPI रिलीज करता है, नॉट कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है इसको हेड कौन करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर इसको हेड करते हैं क्या, गलत बात है भाई। जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इट डील्स विद द फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को फिक्स करता है क्या, बिल्कुल सही बात है यार। ओके,
एंड इट रिव्यू प्रपोजल फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 1000 करोड़। बिल्कुल सही बात है, जो कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा 1000 करोड़ से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है उसको ये देखता है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बी, ओनली 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117 है विथ रेफरेंस टू जामरानी डैम और जामरानी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। हमको बात करनी है जामरानी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की। हमसे पूछा गया है जामरानी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में, करेक्ट पूछा गया है। ओके, जामरानी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, दिस डैम इज लोकेटेड इन गंगा रिवर। क्या जामरानी डैम जो है वो गंगा रिवर के ऊपर लोकेटेड है भाई? क्या ये स्टेटमेंट सही है? गलत है भाई, बिकॉज ये एक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर के जिसका नाम है गोला रिवर। गोला रिवर विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, है ना, उसके ऊपर ये लोकेटेड है, नॉट ऑन दी गंगा रिवर। ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन एंड पावर बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी अवेलेबल एंटायरली टू दी उत्तराखंड। हाँ ना भाई, ये एंटायरली उत्तराखंड को नहीं मिलेगा, उत्तराखंड को भी मिलेगा, यूपी को भी मिलेगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा, कोई सा भी करेक्ट नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 118 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, है ना, PMKSY की बात करनी है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करनी है। PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करनी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एम टू एक्सपांड द कल्टिवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरिगेशन। क्या ये क्या करता है? कल्टिवेबल एरिया को बढ़ाने की बात करता है यार, बिल्कुल सही बात है। सो दिस इज करेक्ट। PMKSY amalgamates the accelerated irrigation benefit program and the integrated watershed management program। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो AIBP एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम को IWMP के साथ जोड़ता है। IWMP मतलब इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को एंड एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जोड़ता है। बिल्कुल सही बात है यार, ठीक है। एंड क्या लिखा है भाई? दिस स्कीम इज सोली इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। नो भाई, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज इसको मिलके इम्प्लीमेंट करते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया तो ओनली 1 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 119 है विद रेफरेंस टू नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी की बात करनी है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में हमसे क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट पूछा गया है भाई। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। दी NFRA वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2018 अंडर दी कंपनीज एक्ट 2013। बिल्कुल सही बात है। NFRA जो है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी 2018 में बनाया गया था कंपनीज एक्ट 2013 को देखते हुए। इट ड्यूटीज इंक्लूड रिकमेंडिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड टू बी अडॉप्टेड बाय कंपनीज फॉर अप्रूवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल पाने के लिए, है ना, जो ये रिकमेंड करते हैं पॉलिसीज, है ना, duties include recommending policies and standard to be adopted by the companies for approval by the central government। बिल्कुल सही है भाई, दोनों सही है। तो इनकट हमारे पास क्या हो जाएगा? कोई सा भी नहीं हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। 120 है कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो सदाबहार क्वेश्चन की लिस्ट में आते हैं भाई इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हर साल रहता है न्यूज़ में, तो ये पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इट एम टू मोबिलाइज $1000 of 1000 billion of investment 1000 billion of investment in solar energy solution by 2030। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है भाई। 1000 बिलियन पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात करते हैं सोलर एनर्जी में 2030 तक, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो। इट प्राइमरली फोकसेस ऑन लार्ज इंडस्ट्रियल सोलर प्रोजेक्ट्स। ना भाई, ये हमारे पास जो है ना लार्ज, देखो ये डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज को इंश्योर करता है ना, ऐसा नहीं किसी पर सिर्फ लार्ज इंडस्ट्रियल सोलर प्रोजेक्ट्स पे ही ध्यान देगा, है ना, जो हमारे पास छोटे छोटे रूफटॉप है वो उस पर भी ध्यान दे रहा है ये। ISA was conceived as a joint effort by India and France on the sideline of 21st Conference of Parties held in Paris 2015। बिल्कुल सही बात है। 2015 में जो COP21 हुआ था उसको देखते हुए हमारे पास जॉइंट एफर्ट था इंडिया एंड फ्रांस का। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बी, ओनली 2, आंसर हो जाएगा 120 का बी। क्वेश्चन नंबर 121 है दिस टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड विद इन द वेस्टर्न घाट माउंटेन chain and is a part of the designated global biodiversity hotspot. It boosts diverse habitat type
including the wet evergreen forest, savanna, deep freshwater ecosystem created by dams. The reserve is also or is known for its rich endemism in plant species and supported a healthy population of various wildlife, including over 25 tigers. Which one of the following tiger reserve recently in news is described in the above passage? ठीक है, तो जो अनामलाई टाइगर रिजर्व है, याद रखना सुंदरबन तो होगा नहीं, बिकॉज ये वेस्टर्न घाट्स की बात की जा रही है। ठीक है, बांदीपुर जो है वो वेस्टर्न घाट में नहीं है। काजीरंगा कहाँ पे है यार? काजीरंगा हमारे पास असम के अंदर है, बांदीपुर कर्नाटका में है, तो वो वेस्टर्न घाट रेंज में नहीं है। तो हमारे पास जो अनामलाई टाइगर रिजर्व है, वो हमारे पास कहाँ पे है? इन दी वेस्टर्न घाट्स। एंड यहाँ पे एक बायोलॉजिकल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जहाँ पे इंक्लूडिंग 25 क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे 25 टाइगर्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है विथ रेफरेंस टू दी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है यार नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। हमसे क्या पूछा गया है? इनकैट पूछा गया है। इट एम टू मैन्युफैक्चर 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाई 2030। कि हम 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की बात करते हैं 2030 तक इसके अंदर। बिल्कुल सही बात है। एंड कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करता है भाई ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम नहीं करता। हमसे क्या पूछा गया है यार? इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है? इनकरेक्ट हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 123 है द रिसेंट फर्स्ट इंडिया EU ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज वॉज हेल्ड इन। तो जो इंडिया EU नेवल एक्सरसाइज है ना, इंडिया EU नेवल एक्सरसाइज जो है वो कहाँ पे हुआ था? है ना, इंडिया यूरोपियन यूनियन नेवल एक्सरसाइज जो था वो कहाँ पे हुआ था भाई? ये गल्फ ऑफ गिनिया के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? गल्फ ऑफ गिनिया के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 124 है विथ रेफरेंस टू द एथिक्स कमिटी फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है किसके बारे में? हमको बात करनी है एथिक्स कमिटी फॉर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जी के जो MPs हैं उनके लिए जो एथिक्स कमिटी है उसके बारे में बताना है। न्यूज़ में था अक्टूबर 2023 में, इसलिए हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। द मेंबर ऑफ एथिक्स कमिटी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्या प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है मेंबर ऑफ द एथिक्स कमिटी? नो, जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा है वो अपॉइंट करता है यार। एथिक्स कमिटी के जो मेंबर्स हैं उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता। Any person can file a complaint against an MP without the need for evidence or an affidavit। है, बिल्कुल सही बात है क्या? हाँ, ऐसा नहीं है भाई, ये गलत है। बिकॉज आप समझना, किसी के ऊपर आप आरोप लगा दोगे, आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो कैसे आरोप लगाओगे यार? है ना, वो खास तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर आप क्या लगा रहे हो? आरोप लगा रहे हो। सो इट इज़ इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा यार, करेक्ट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 125 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द राइट टू प्राइवेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमको बात किसकी करनी है? राइट टू प्राइवेसी की बात करनी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रेफरेंस में। ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली गारंटी द राइट टू प्राइवेसी। देखो भाई, एक्सप्लिसिटली कहीं पे लिखा तो नहीं गया है कि आपको राइट टू प्राइवेसी मिलता है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। द राइट टू प्राइवेसी इज कंसिडर्ड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 21 जो की बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, वो उसके अंदर हमारे पास पुट्टू स्वामी जजमेंट हुआ 2017 के अंदर, उसमें हमारे पास बोला गया कि यस, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। द राइट टू प्राइवेसी इज एन एब्सोल्यूट राइट विद नो रेस्ट्रिक्शन। याद रखना भाई, यहाँ पे दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि जहाँ रेस्ट्रिक्शन ना हो, एक्सेप्ट अनटचेबिलिटी। है ना, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो कि एब्सोल्यूट है ना। बट यहाँ पे कुछ राइट टू प्राइवेसी भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं भाई। आप समझना कि अब वो उसका क्रिमिनल टेररिस्ट अटैक हो गया कहीं पे, तो उस एरिया के हमारे पास लोगों के हमारे पास राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच किया जा सकता है, उनके मोबाइल को ट्रैक किया जा सकता है, उनके मोबाइल डाटा को हैक किया जा सकता है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 126 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर द पार्ट ऑफ द 3 ब्रदरहुड अलायंस ऑफ म्यांमार। ठीक है, तो जो 3 ब्रदरहुड अलायंस था भाई म्यांमार का, उसके बारे में पूछा गया है कि जो 3 ब्रदरहुड अलायंस था म्यांमार के अंदर, उसके कौन कौन से ग्रुप इसके पार्ट थे और इसके पार्ट हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो भाई, हमारे पास जो अरकान आर्मी है 3 ब्रदरहुड अलायंस में 3 चीज़ें आ रही हैं। कौन कौन से? अरकान आर्मी है ना, अरकान आर्मी है इसका पार्ट। एंड इसके साथ कौन है भाई? म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी और तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी। तांग नेशनल
लिबरेशन आर्मी। देखो भाई, जो अरकान आर्मी है, तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी है, फिर म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी है, ये तीनों जो है वो हमारे पास किसके पार्ट हैं यार? नेशनल ब्रदरहुड, थ्री ब्रदरहुड अलायंस के पार्ट हैं। तो हमसे करेक्ट पूछा गया तो 1 2 3 इज द आंसर। 126 का आंसर हो जाएगा सी। 127 है द डार्क पैटर्न, जो कि न्यूज़ में था, ठीक है। डार्क पैटर्न रिसेंटली इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ ऑनलाइन कंज्यूमर मैनिपुलेशन, रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव, स्पेस एक्सप्लोरेशन, क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन, ठीक है। तो डार्क पैटर्न जो था भाई, जो ऑनलाइन कंज्यूमर के जो मैनिपुलेशन हो रहा है उसके रेफरेंस में था यहाँ पे डार्क पैटर्न, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे साइबर क्राइम्स को प्रैक्टिस किया जा रहा है, अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस को इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर अफेक्टिंग व्हाट, फॉर अफेक्टिंग द कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि ऑनलाइन कंजम्पशन जो हो रहा है, सपोज करो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जितना भी मिंत्रा, ये सब ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स है, वहाँ पे कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करके वहाँ से शॉप किया जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक प्रकार से डार्क पैटर्न बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर, और उसमें भी हमने देखा कि बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे पास बास्केट स्वीपिंग है, और बहुत सारे पिछले हमने बात की कि बहुत सारे तरीके जो पिछले टेस्ट था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसमें हमने बात की कि भाई कितने सारे अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो फॉलो किए जाते हैं, वो सब की बात की हमने। 128 है विद रेफरेंस टू द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसमें एक बास्केट स्नीपिंग भी आता है, स्विच एंड चेक भी आता है, और बहुत सारे तरीके हैं, है ना। जैसे इंटरफेस इंटरफेरेंस भी एक प्रकार क्या है? डार्क पैटर्न है। तो 128 है विद रेफरेंस टू दी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमसे क्या पूछा गया? बीएसएफ की बात करनी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में हमसे क्या पूछा गया? इनकैट पूछा गया बीएसएफ के बारे में। इट इज़ द ओनली पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ नेशन विद द डिस्टिंक्ट डिफाइंड वॉर टाइम एज वेल एज पीस टाइम रोल। क्या इसका पीस टाइम में एंड वॉर टाइम में दोनों में डिफरेंट रोल होता है यार? बिल्कुल सही बात है। एकमात्र ऐसा पैरामिलिट्री सर्विस है जहाँ पे वॉर टाइम में डिफरेंट रोल होगा एंड पीस टाइम में डिफरेंट रोल होगा, एंड इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑपरेट करती है क्या? बिल्कुल सही बात है। जो बीएसएफ है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम नहीं करता, याद रखना, गलती करेंगे लोग। इनकरेक्ट हमसे पूछा गया यार, दोनों करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 128 का डी, कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है यहाँ पे। 129 है विद रेफरेंस टू दी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है यार, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बात करनी है हमको। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बारे में हमसे करेक्ट पूछा गया है। दिस कमेटी आर टाइप ऑफ एडहॉक कमेटी। कमेटी मतलब एडहॉक कमेटी मतलब क्या है? टेम्पररी कमेटी है विच इज फॉर्म फॉर स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव पर्पस। गलत बात है भाई, ये परमानेंट कमेटी होती है ना। इट इज नॉट एडहॉक इन नेचर, इट इज अ परमानेंट कमेटी। नाम से समझ आ रहा है, स्टैंडिंग मतलब परमानेंट रहेगा, एडहॉक मतलब टेम्पररी रहेगा, तो ये एडहॉक नहीं है, ये परमानेंट है। देयर मेंबर आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, बिल्कुल सही बात है यार। हमारे पास जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, इसके जो मेंबर्स होते हैं दोनों जगह से लिए आते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों से। तो जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, इसमें 31 मेंबर्स होते हैं, 21 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा। They review proposed legislation and the government policies and examine the functioning of various ministries। बिल्कुल सही बात है यार, हमसे करेक्ट पूछा है, कट जाएगा only 2, है ना। हमारे पास गलत क्या है यहाँ पे? गलत हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक ही गलत है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 130 है विद रेफरेंस टू दी इंडिया मोबाइल कांग्रेस, IMC की बात करनी है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? IMC इंडिया मोबाइल कांग्रेस इज द लार्जेस्ट टेलीकॉम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी फोरम इन एशिया। कि ये लार्जेस्ट टेलीकॉम फोरम है इंडिया मोबाइल कांग्रेस, बिल्कुल सही बात है यार। एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया। कि ये सही है? नो। इसको कौन अब ऑर्गेनाइज करता है भाई? इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड द सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड दी सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या करता है यहाँ पे? इसको ऑर्गेनाइज करता है। करेक्ट पूछा गया तो 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 131 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। UNGA की बात करनी है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में हमसे गलत पूछा गया है। इट इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। एक ऑर्गन है 6 ऑर्गन में से का।
इट ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर रिप्रेजेंटेड इन द UNGA। यूनाइटेड नेशन के हर मेंबर्स को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मेंबर रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी सही है यार। डिसीजन इन द UNGA आर टेकन बाय वोटिंग। UNGA के अंदर जो डिसीजन होता है वो वोटिंग से होता है क्या? बिल्कुल सही बात है। वीटो पावर इज बेस्ट ओन्ड अपॉन द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन केस ऑफ ऑल डिसीजन टेकन बाय द UNGA। याद रखना बेसिक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हमारे पास एक वीटो पावर होता है कि एक आदमी अगर ना चाहे तो जो 5 मेंबर से रोक सकता है, बट UNGA के अंदर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर हमारे पास ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, नो कॉन्सेप्ट ऑफ वीटो पावर। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 132 है कथा प्रसंगम। कथा प्रसंगम द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग परफॉर्मेंस विद अ ब्लेंड ऑफ म्यूजिक एंड स्पीच इज अ पॉपुलर परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म ऑफ। ठीक है, तो कथा प्रसंगम जो है वो एक स्टोरी टेलिंग कहानी सुनाने का एक तरीका है जिसमें कहानी को सुनाया जाता है भाषण मतलब बोल के और गाना सुना के। तो ये किसका आर्ट फॉर्म है, ये हमसे पूछा गया है। तो कथा प्रसंगम इज एन आर्ट फॉर्म ऑफ केरला। तो कभी लगाओगे ना तो देखो गम ये सब चीज़ जो नाम होते हैं लंबे लंबे वो सब कहाँ के होते हैं? केरला के होते हैं, केरला तमिलनाडु साउथ के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है विच ऑफ दिस कंट्रीज वॉज द फर्स्ट टू बी ऑफिशियली एक्नॉलेज एज बीइंग यॉस फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यॉस फ्री पहली बार इसमें से कौन से कंट्री को WHO ने बोला है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इंडिया को पहली बार फर्स्ट कंट्री बोला गया जिसको ऑफिशियली WHO ने बोला कि एक यॉस फ्री है, और ये मई 2016 में ये डिक्लेयर किया था किसने? WHO ने, कि इंडिया क्या हो चुका है भाई? इंडिया यॉस फ्री हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 134 है असुगंज रिसेंटली सीन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो असुगंज जो है न्यूज़ में था भाई वो कौन से देश में है, ये हमसे पूछा गया है। तो असुगंज है बांग्लादेश के अंदर। कहाँ पे है? बांग्लादेश के अंदर है, त्रिपुरा के पास। 135 है क्लाउड सीडिंग ऑफन सीन इन द न्यूज रेफर्स टू। क्लाउड सीडिंग का मतलब क्या समझते हो यार? द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग द क्लाउड टू फॉर्म सीड लाइक स्ट्रक्चर, द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग लैब मेड क्लाउड इन द स्काई टू फैसिलिटेट रेन, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग पार्टिकल इन द क्लाउड टू फैसिलिटेट कंडेंसेशन। बिल्कुल सही बात है। क्लाउड सीडिंग में हम क्या करते हैं? पार्टिकल्स को फेंक देते हैं जनरली, है ना। यहाँ पे हम पार्टिकल्स को फेंक देते हैं, है ना। सल्फेट मेनली होता है यहाँ पे, जो कि क्या करते हैं? कंडेंसेशन को फैसिलिटेट करते हैं। कंडेंसेशन आसानी से होगा तो बारिश हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 136 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नीति आयोग। हमको बात किसकी करनी है? नीति आयोग की बात करनी है। नीति आयोग इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी स्टेबलाइज्ड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। क्या नीति आयोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी है यार? ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है भाई, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना। पार्लियामेंट्री ऑर्डर से बना गया था, किसी भी एक्ट से नहीं बना था। सो इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। इट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इन 2015। बिल्कुल सही बात है, इसने प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर्व एज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। बिल्कुल सही बात है, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा बी ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 137 है विद रेफरेंस टू द पेरिस एग्रीमेंट 2015 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। हमको बात करनी है पेरिस एग्रीमेंट की। पेरिस एग्रीमेंट के बारे में हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। द पेरिस एग्रीमेंट टारगेट्स लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। कि जो हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट है वहाँ पे हम 2 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रखने की बात करते हैं ग्लोबल टेम्परेचर को। बिल्कुल सही बात है, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल में था उससे 2 डिग्री सेल्सियस हम बढ़ने से रोक के रखेंगे, ऐसा हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में बोला था। और हो सके तो 1.5 से भी नीचे रखना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाएंगे यार, तो 2 से बोला। इट इज़ अ बाइंडिंग एग्रीमेंट दैट ब्रिंग ऑल नेशन टुगेदर टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड अडॉप्ट टू इट्स इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है, आप समझना भाई ये सीरियस मैटर है। क्लाइमेट चेंज जो है सीरियस मैटर। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट बच्चे को दिमाग में कुछ याद ना हो तो भाई COP21 याद ही रहेगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बाइंडिंग भी है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, सॉरी इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है। इनकरेक्ट कोई सा भी नहीं है भाई, आंसर हो जाएगा 137 का डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्पीकर ऑफ द लोकसभा।
हमको बात किसकी करनी है, लोकसभा के स्पीकर की बात करनी है। द स्पीकर इज द कस्टोडियन ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा। क्या ये कस्टोडियन है, क्या ये रक्षक है भाई, जो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनके राइट्स का, उनके जो प्रिविलेजेस दिए जाते हैं उसका, बिल्कुल सही बात है। एंड स्पीकर डज नॉट टेक ओथ ऑफ ऑफिस, क्या स्पीकर जो है ओथ ऑफ ऑफिस नहीं लेता, बिल्कुल सही बात है यार, स्पीकर जो है वो ओथ ऑफ ऑफिस नहीं लेता, बिकॉज वो तो उसका मेंबर माना ही नहीं जाता उसको। द स्पीकर डिसीजन अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा अंडर द 10th शेड्यूल इज फाइनल। देखो ये IR कोटोहलन केस जो था ना, उससे पहले इसका जो ऑर्डर था वो फाइनल था, बट कोटोहलन केस ने, है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ को जुडिशियल रिव्यू के अंदर ले आए, 2007 में केस हुआ था, है ना। सो अब क्या है, सपोज करो स्पीकर ने बोल दिया कि इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, जो 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 मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको जाकर जुडिशियल रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था। इनकट हमसे पूछा गया है यार, इनकट हो जाएगा ओनली 138 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 139 है विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ICC की बात करनी है भाई, ICC की बात करनी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करनी है, हमसे इनकट पूछा गया है। The ICC is an international tribunal that deal with serious crime like genocide, war crime and crimes against humanity। क्या इंडिया इसका मेंबर है, नहीं है भाई, ICC का इंडिया मेंबर नहीं, यही तो दिलचस्प की बात है, इसलिए हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है यार, इनकट हमसे पूछा गया है, इनकट हो जाएगा 2 ओनली। 140 है द मिडिल इनकम ट्रैप रिसेंटली इन न्यूज इज बेस्ट डिफाइंड एज। तो मिडिल इनकम ट्रैप का मतलब क्या है ना, कम आमदनी की जाल, ये क्या है भाई, मिडिल इनकम ट्रैप, अ सिचुएशन व्हेन a lower income country became a high income country or high income economy, a situation when a middle income country is unable to transition to high income economy, a situation when high income, देखो भाई ट्रैप है तो फंस जाएगा आदमी, फंस जाएगा। जो लो इनकम कंट्री है, जब वो हाई इनकम इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन नहीं कर पाएगा, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, मिडिल इनकम ट्रैप बोलते हैं। 141 है रिसेंटली अ टाइनी फ्रेजाइल लुकिंग मशरूम विद अ हनी येलो कैप हैज़ प्राइमरली फाउंड इन। देखो भाई हमारे पास एक रिसेंटली एक मशरूम मिला जो कि इस प्रकार से था, ठीक है ना, कुछ है ना पीला कलर का था, एंड ये मशरूम जो था बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल था, छूने से टूट जाता था, येलो कलर का इसका कैप था, टोपी टाइप का दिखता था ये, है ना। तो ये कहाँ पे देखने को मिला, कहाँ पे फाउंड हुआ, तो वेस्टर्न घाट्स के अंदर फाउंड हुआ था, इसीलिए न्यूज़ में था, और यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कैंडिलोमाइसिस से बिलोंग करता है ये, इसका नाम दिया गया एल्बोस्क्वामस, इसका नाम क्या दिया गया, एल्बोस्क्वामस और एल्बोस्क्वामसस। इट बिलोंग टू कैंडिलोमाइसिस, न्यू मशरूम स्पीसीज है ये। पूछा जा सकता है, कुछ नहीं हम लोग बोल नहीं सकते, स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकती है यूपीएससी, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ ही सकती है। क्वेश्चन नंबर 142 है विद रेफरेंस टू द फोटोकॉपिंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। हमको फोटोकॉपिंग प्रोसेस के बारे में पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है इसके बारे में। द फोटो कंडक्टिव सरफेस अलो इलेक्ट्रॉन टू फ्लो व्हेन एक्सपोज टू लाइट, बिल्कुल सही बात है। जो फोटो कंडक्टिव सरफेस है वो ये अलाउ करता है कि हाँ करें, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्लो होंगे जब वो लाइट पास होगा। द टोनर यूज्ड इन फोटोकॉपिंग इज पॉजिटिवली चार्ज एंड सेटल व्हेन नेगेटिव चार्ज परसिस्ट ऑन द सरफेस। टोनर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है यार, सरफेस नेगेटिवली चार्ज होता है, दोनों करेक्ट है, तो इनका यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा 142 का डी। 143 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन कंट्रीब्यूट टू द सीवेरिटी ऑफ फ्लडिंग इन अ रीजन। भाई कहीं बाढ़ आ रहा है, लेकिन इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि जो बाढ़ की सीवेरिटी है उसको और बढ़ा सकता है। हाई एलिवेशन, डेंस फॉरेस्ट कवर, रैपिड अर्बनाइजेशन, लो एनुअल रेनफॉल, ठीक है। रैपिड अर्बनाइजेशन से और ज़्यादा यहाँ पे बाढ़ के चांसेस को बढ़ा सकता है, बिकॉज अर्बनाइजेशन की वजह से जो ड्रेन्स हैं वो ठीक से इसको साफ नहीं होते हैं, है ना, वहाँ पे ठीक से पानी की नलियाँ नहीं होती पानी जाने के लिए। क्वेश्चन 144 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू APEC एग्रीकल्चर। APEC क्या है भाई, APEC क्या है, APEC है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है।
तो APEC इज रीजनल इकोनॉमिक फोरम विद 21 मेंबर इकोनॉमीज, और 21 मेंबर इकोनॉमीज क्या इसके पार्ट हैं? बिल्कुल सही बात है। इट्स प्राइमरी गोल इज टू प्रमोट बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ इन द एशिया पैसिफिक रीजन, ये भी सही बात है यार। क्या इसका इंडिया मेंबर है? नो, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप का एशिया मेंबर नहीं है, तो हमसे करेक्ट पूछा गया यार, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2। 145 है, लास्ट नंबर क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल GCT पॉलिसी की बात करनी है, गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल पॉलिसी की बात करनी है। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पॉलिसी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। हमको GCT के बारे में पूछा गया है, सॉरी इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट पूछा गया है गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल के बारे में। द पॉलिसी एम टू रिड्यूस हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, क्या ये हाई लॉजिस्टिक लॉस को कम करने की बात करता है? बिल्कुल कम करने की बात करता है। एंड इट इज नॉट अलाइन विद गति शक्ति मल्टी मॉडल नेशनल मास्टर प्लान। नो, इट इज अलाइन, इट इज इंडीड अलाइन विद द गति शक्ति नेशनल मल्टी मॉडल मास्टर प्लान। सो हमसे करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा A1 ओनली। तो यहाँ पे हम कवर करते हैं अक्टूबर 2000, इस तरह से हमने 145 क्वेश्चन देखे अक्टूबर 2023 के। तो जो पूरा मंथ का करंट अफेयर था, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो हर कवर किया, बिकॉज आप करंट अफेयर पढ़ोगे 2 दिन बाद भूल जाओगे। आप क्वेश्चन बना रहोगे तो आपको जो ट्रिकी पॉइंट्स होंगे ना, जिसको याद रखना होगा। सपोज करो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आया, तो आपको याद रखना चाहिए यहाँ पे ये किसके अंदर नहीं आता भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी सेक्टर के अंदर नहीं आता, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नहीं आता, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर नहीं आता। तो याद रखना इस चीज़ को। और ये सब चीज़ें जो होती है वो करंट क्वेश्चन से ही दिमाग में आती है। आप जब बनाओगे यार क्वेश्चन तो आपको समझ आएगा भाई, जब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप का 21 मेंबर्स है, याद रखने से कुछ नहीं होता। क्वेश्चन बनाओगे तो याद रहेगा, इंडिया मेंबर नहीं है इसका, ये याद रहेगा, ICC का इंडिया मेंबर नहीं है, ये याद रहेगा। तो ये चीज़ें बहुत जरूरी होती है, बिकॉज एग्जाम तो MCQs बेस ही आना है।